Okay, let's begin, my dear students. Welcome to CA and CMA Foundation Business Law class. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मैथमेटिक्स का ओरिएंटेशन किया था, इंट्रोडक्शन किया था, पूरा सिलेबस मैंने आप लोगों को बताया था. एंड इन टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट विद द बिजनेस लॉ ओरिएंटेशन एंड इंट्रोडक्शंस. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिजनेस लॉ का जो आपका सिलेबस है सीए फाउंडेशन एंड सीएमए फाउंडेशन में, ये कितने मार्क्स का कवरेज रखता है, क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने होते हैं. एंड फिर आज हम लोग बहुत प्यारा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि लॉ होता क्या है, कानून क्या होता है और कैसे बनता है, क्या इसके बारे में पढ़ना है. बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है. मतलब पहली बार तुम लोग पढ़ रहे हो, एकदम फ्रेश. इसके पहले तुम लोग अपने लाइफ में कभी भी बिजनेस लॉ के बारे में पढ़ाई नहीं किया, इवन लॉ के बारे में भी कुछ पढ़ाई नहीं किया है क्या तुम लोग कभी भी नहीं किए हो. तो फर्स्ट टाइम कानून हम लोग देश का अपना सीखेंगे, कैसे होगा और इसका एग्जाम्स में कैसे इम्प्लीकेशन होता है, ये सब बातें हम लोग समझेंगे. तो ऑल द फर्स्ट पहले तुम लोग कॉपी निकाल लो सबसे पहले, और एक पेज लेकर के उसमें हम लोग सिलेबस पहले लिखेंगे कि हम लोगों को लॉ में पढ़ना क्या चीज़ है, ठीक है, क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने होते हैं. ये पहले सबसे पहली जानकारी आपको यहीं अपने पास रखना है कि हमें कितना पढ़ाई करना है, ठीक है भाई. इसके बाद हम लोग आगे अपना चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे. तो हेडिंग दे देना बच्चे, सीए फाउंडेशन एंड सीएमए फाउंडेशन, दोनों लोगों के लिए. सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों का सिलेबस थोड़ा छोटा है, तो जो छोटा है मैं बता दूंगा खुद कि आपको ये चीज़ नहीं लिखना है, आप छोड़ देना उसको, ठीक है भाई. सबसे पहले आप लिखोगे जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ. ये जो क्लास है ना, ये इंडिया के हर एक सिटीजन को जानना जरूरी है. दिस क्लास इज नॉट ओनली फॉर यू. मतलब ये ऐसा क्लास है आप अपने घर के लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐप पे रहेगा, सबको दिखाओ, बहुत ज़रूरी है. इसके बियॉन्ड हम लोग जो पहला चैप्टर हमारे सिलेबस का जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. क्या हम लोग पढ़ेंगे? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. ये बच्चों आपके एग्जाम्स में 5 to 6 मार्क्स का यहां से क्वेश्चन आता है. ओनली एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इस चैप्टर से, सिर्फ एक क्वेश्चन, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. मतलब ये भी लॉ का इंट्रो ही है पूरा इसके अंदर भी, ठीक है. इसके बाद हम लोगों का सबसे बड़ा जो चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये आप लिख देना बच्चे पार्ट 1. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट 1 डन है. ये पार्ट 1 जो है ना, ये सीए और सीएमए फाउंडेशन दोनों बच्चों का है. सीए और सीएमए फाउंडेशन दोनों बच्चों का है. इसके बाद इसी में इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड और थर्ड पार्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसका पार्ट 2 एंड पार्ट 3. ये पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है ना मेरे बच्चों, ये 2023 के पहले सीए इंटरमीडिएट में हुआ करता था. किस में हुआ करता था? सीए इंटरमीडिएट में हुआ करता था. जो बच्चे 2023 के पहले सीए इंटरमीडिएट में पढ़ाई किए हैं वो लोग इंटरमीडिएट में जाके पढ़ते थे. लेकिन इंस्टीट्यूट ने 2023 में नया सिलेबस लाया, जिस सिलेबस में तुम लोग रजिस्टर्ड हुआ है या रजिस्टर्ड होगा, ठीक है. तो उस सिलेबस में इंटरमीडिएट का ये सिलेबस उठा के क्या कर दिया, फाउंडेशन में डाल दिया. उसने बोला कि फाउंडेशन को हम क्या कर देंगे, स्ट्रॉन्ग कर देंगे. कोई भी एरे गैरे आकर के फाउंडेशन पास कर लेगा, ऐसा नहीं होने देंगे. सिर्फ वैसा ही स्टूडेंट फाउंडेशन पास करके इंटरमीडिएट और फाइनल पे जाएगा. एक बार आप फाउंडेशन निकाल देते हो और इंटर का ग्रुप 1 निकाल देते हो, उसके बाद सीए बनना आपका आसान हो जाता है. मतलब समझ लो उसके बाद कि आप 70% तभी आप क्वालिफाई कर चुके हो. समझ गए? फाउंडेशन को एकदम स्ट्रॉन्ग कर दिया, बोला जो सीए करने टाइप का मटेरियल नहीं है मार्केट में उसको पहले आउट कर देंगे, ठीक है. तो स्ट्रॉन्ग कर दिया सिलेबस को ये डाल करके. अब ये दोनों चैप्टर आपका एग्जाम्स में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है
ये करीब करीब आपके एग्जाम्स में बच्चे 35 मार्क्स से 40 मार्क्स का एग्जाम्स के पेपर में रहता है। 35 मार्क्स का श्योर शॉट आपके पेपर एग्जाम्स में रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? 35 नंबर का एग्जाम्स में रहेगा ही रहेगा ये। तो बहुत बड़ा एक्ट है, देख के भी लग रहा है कितना मार्क्स कवरेज करता है, और इसको एकदम इन डेप्थ आपको पढ़ाया जाएगा। लगभग हम लोगों का 33 क्लासेस इसके ऊपर जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? 35 नंबर का है तो 33 क्लासेस इसके ऊपर, 33 34 इन्वेस्ट होगा हम लोगों का। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट जो है चैप्टर ये है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये अपने एग्जाम्स में बच्चे 15 to 16 मार्क्स का ये भी अपने एग्जाम्स में आता है। नेक्स्ट नंबर 4, ये हम लोगों का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये भी अपने एग्जाम्स में 15 मार्क्स का आता है। समझ में आ रहा है ना? ये भी वैसे ही आता है 15 मार्क्स का, 14 से 15 नंबर ये एग्जाम्स में कवर्ड करता है। नेक्स्ट नंबर 5 LLP एक्ट। LLP मत लिखो भाई, पूरा ही लिखो, लिमिटेड लाइबिलिटी। ये वर्ड तुम लोग सुन चुका होगा ना, तुम लोग बिजनेस स्टडीज या कॉमर्स पढ़ता होगा, उसमें ये वर्ड सुन चुका होगा, है ना? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ये तो अभी अभी बना है, बहुत साल नहीं हुआ, 2008 में बना है ये, 2008 में, व्हेन मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। 2008 में ये एक्ट बना है, LLP एक्ट। ये जो LLP एक्ट है ये आपके एग्जाम्स में बच्चे 7 मार्क्स का आता है। एक क्वेश्चन आएगा बस इधर से 7 नंबर का। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 ये आपके एग्जाम्स में 21 मार्क्स का आता है। क्लियर है? 21 मार्क्स का। एंड आपका नेक्स्ट और आखिरी चैप्टर है ये नंबर 7 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये आपके एग्जाम्स में 10 to 14 मार्क्स का ये भी रहेगा। पेपर जो होता है आपका 100 मार्क्स का नहीं रहता, 100 मार्क्स से ज़्यादा का पेपर होता है। कभी पेपर 120 नंबर, 124 नंबर, 125 नंबर के पेपर होते हैं। लिखना आपको 100 नंबर का होता है, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम्स में रहते हैं। ठीक है, तो पेपर कैसा होता है मैं पूरा पेपर ही एक दिन दिखाऊंगा तुम लोगों को यहाँ पर। अभी पेपर पहला क्लास में दिखाऊंगा, बहुत तकलीफ हो जाएगा अभी। ठीक है, तो वो दिखा के फ़ायदा नहीं है अपने को। अभी हम लोगों का ये सिलेबस है, इतना हम लोगों को CA फाउंडेशन में पढ़ना है। अब देखो बच्चे, CMA फाउंडेशन वाले बच्चों का ये सब नहीं है। जो CMA फाउंडेशन वाले बच्चे हैं उनका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं है, LLP एक्ट उनका नहीं है, कंपनीज एक्ट उनका अभी नहीं है, बाकी सब उनका भी है पूरा। ठीक है, तो ये जो नहीं है उनका, जो मैंने अभी कटा दिया, ऐसा नहीं कि उनको लाइफ में ये कभी पढ़ना ही नहीं है। CMA फाउंडेशन आप पास करके जब CMA इंटरमीडिएट में आओगे तो वहाँ का लॉ में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। जो CMA वाले बच्चे हैं उनके लिए है, बाकी CA फाउंडेशन वाले बच्चों को ये सब कुछ पढ़ना है, मतलब उनका पहले ही सब कुछ दे दिया है। जो उनको कुछ इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाएगा CMA पहले आपको दे दिया है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सिलेबस लिख चुके हैं, अब हम लोग आते हैं लॉ के इंट्रो में। ठीक है, अभी थोड़ा सा प्रश्न मैं तुम लोगों से पूछूंगा। ठीक है ओके, मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा। ये लॉ का इंट्रोडक्शन, सबसे पहले मुझे कोई भी बच्चा अपने अपने तरीके से जो भी जानता है, अभी बहुत तुम लोग सोशल मीडिया ये सब चलाते हो, लॉ क्या होता है, व्हाट इज लॉ। लॉ का हिंदी में मतलब तो होता है कानून, लेकिन ये लॉ होता क्या चीज़ है, व्हाट इज द वर्क ऑफ लॉ, क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। कुछ भी जानते हो इसके बारे में तुम लोग, कुछ भी, लॉ क्या होता है, क्यों होता है लॉ, ये पढ़ क्यों रहे सर हम लोग, मतलब ये ऐसे तो हिस्ट्री ज्योग्राफी टाइप का लग रहा है, मतलब नहीं, काम नहीं है इसका आगे चल के, ऐसा है
बोलो बच्चे। सबको डिसिप्लिन में रखने के लिए। अच्छा चलो, ये एक ठो स्टेटमेंट बहुत अच्छा है स्टेटमेंट। और पनिशमेंट देने के लिए कानून है। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा है। तुम भी कुछ अपना ओपिनियन रख। अच्छा, रूल्स रेगुलेशन लोगों को फॉलो कराने के लिए। बेहतर बेहतर बेहतर, सबका आंसर सही है। तुम भी कुछ बोलोगे? बोल दो तुम भी कुछ। ठीक है बच्चे, एकदम आपने करेक्ट आंसर दिया है, जो भी दिया है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉ क्या होता है? लॉ इज अ सोशल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस विच इज इम्पोज्ड ऑन द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट फॉर द सोशल जस्टिस। किस लिए हमारे ऊपर ये इम्पोज किया जाता है? इम्पोज मतलब लागू किया जाता है, हमारे ऊपर डाला जाता है, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा सोशल जस्टिस के लिए। समझ में आ रहा है ना? ताकि हमें समाज में न्याय मिले, और एज वेल एज टू मेंटेन द वेलफेयर इन द सोसाइटी। सोसाइटी में लोगों का वेलफेयर कैसे हो पाएगा? अगर मान लो इस लॉ का डर नहीं होता तो कोई भी कभी भी किसी को मार पीट के निकल लेता, ऐसा हो जाता ना। लेकिन कोई कर पाता है क्या? डर है कि पीछे कुछ है। अगर कुछ भी आप ऐसा अनएथिकल वर्क करते हो तो आपको ये पहले से पता होता है कि हमारे ऊपर क्या हो सकता है, कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लीगल एक्शन, जिसको इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, कानूनी कार्रवाई, दैट मीन्स द लीगल एक्शन हमारे ऊपर लिया जा सकता है। तो दैट इज द लॉ। क्या होता है? एक सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस है, सेट ऑफ ड्यूटीज है विच इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द पब्लिक टू मेंटेन द social justice and as well as to maintain the welfare of the society। इसके लिए कानून बनाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? अब ये बनता कहां पर है? कौन ये बनाया? कौन है? इतना सारा जो लॉ बने हैं, जो मैंने इतने सारे एक्ट 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 लिखाया, मैंने यहाँ पे देखो लिख रखा है प्यारे बच्चों कि एक्ट का मतलब क्या होता है, रूल्स क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है, सबका मतलब मैं समझाऊंगा। समझ में आ रहा है ना? एकदम खून में तुम लोग का ऐसे ऐसे बहेगा एकदम लॉ, इतना अच्छा से पढ़ा दूंगा कि 100 मार्क्स का ये पेपर है आपका। अच्छा, लॉ ऐसा नहीं कि ओनली फाउंडेशन में आपको पढ़ना है, इंटरमीडिएट में भी 100 मार्क्स का आपको कॉर्पोरेट लॉ पढ़ना, फाइनल में भी आपको 100 मार्क्स का लॉ पढ़ना है। तो आप छोड़ के इसको भाग नहीं सकते हो। और ये लॉ सीखोगे तभी जाकर के आप एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, लोगों को समझाओगे। ऐसे लॉ तो बहुत कुछ है, बहुत सारा, हर मैटर के ऊपर हमारे देश में लॉ बने हुए हैं। समझ में आ रहा है ना? मतलब इंसान अगर किसी का मर्डर करता है उसके ऊपर भी कानून है, अगर बच्चा जन्म लेता है उसके ऊपर भी कानून है, और एज वेल एज हमें सिटीजनशिप लेना होगा इस देश का तो उसके ऊपर भी कानून है। मतलब एवरीथिंग्स के ऊपर। लेकिन अपने को कितना पढ़ना है? ओनली एंड ओनली बिजनेस लॉ, जो बिजनेस से रिलेटेड है, जिसका काम हमारे वर्क में पड़ेगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी को जिसकी जरूरत पड़ती है कानून को संभालने के लिए, बिजनेस को संभालने के लिए, उतना ही अपने को पढ़ना है। ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम आप करोगे, कॉपी में 1 नंबर पॉइंट देके लिखोगे मीनिंग ऑफ लॉ। सबसे पहला लिखोगे मीनिंग ऑफ लॉ। मैं लिखाना चाहता हूं उसको, मैंने जानबूझ के यहां नहीं रखा है ताकि मैं आपको ये बता सकूं। ठीक है? ये बता सकूं कि उसको लिख के तुम लोगों को दिमाग पे रखना है। सबसे पहला लिखना बच्चे, मीनिंग ऑफ लॉ, 1 नंबर पॉइंट में कोलोन दे के लिखना। लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस। लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस। लॉ इज अ सेट ऑफ obligations and duties. Law is a set of obligations and duties imposed by the government for securing welfare securing welfare and providing justice to society। जस्टिस, JUSTIC, जस्टिस मतलब क्या होता है? न्याय। अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा, सोसाइटी में कोई करेगा, तो हमें जस्टिस की जरूरत होगी या नहीं होगी? होगी ना? तो हम कहाँ जाएंगे? लॉ के पास, लॉ का सहारा लेंगे। मतलब कोर्ट तो लॉ को मेंटेन कराता है। ठीक है? कोर्ट का भी मतलब समझाएंगे, सब समझाएंगे। तो ये जस्टिस के लिए होता है। अब बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट, ये सब तो समझना है अपने को, बहुत अच्छे से समझना है, आज ही समझना है। अब आता है
नेक्स्ट तुम लोग एक और पॉइंट लिखोगे, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ इन आवर लाइफ? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ इन आवर लाइफ? सिर्फ हेडिंग दोगे आप लोग, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ. अच्छा, हमें खाने की जरूरत क्यों है? खाना क्यों खाते हो? ठीक है, जिंदा रहने के लिए हमें क्या करना है? खाना खाना पड़ेगा. ठीक है, उसी तरह से लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, ये हम लोग समझेंगे. तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, पॉइंट नंबर 1, 2 नंबर के अंदर ना एक ऐसे पॉइंट बना दोगे, रोमन में लिखोगे, द लॉ एंड रेगुलेशंस आर. पॉइंट नंबर 1 देके लिखना, द लॉज एंड रेगुलेशन, द लॉज एंड रेगुलेशंस आर मैंडेटरीली, MANDATORILY, MANDATORILY. मैंडेटरीली मतलब होता है कंपल्सरली, कंपल्सरली. रिक्वायर्ड टू guide us on the right course of conduct, on the right course of conduct, right course of conduct, conduct, right course of conduct. कंडक्ट मतलब क्या होता है? राइट कोर्स ऑफ एक्शन. कंडक्ट मतलब क्या होता है? एक्शन. अच्छा काम, हम क्या क्या अच्छा है वो कानून के हिसाब से हम वही काम करेंगे. जैसे तुम लोग सीए कोर्स ज्वाइन करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, इसके लिए आईसीए में तुम लोग रजिस्टर किया है, मेरे पास कोचिंग ज्वाइन किया है, ये सब क्या हुआ? ये सब राइट कोड ऑफ कंडक्ट है. अच्छा, किसी दूसरे के घर में जा करके वहाँ से ना चोरी करके आएंगे, ये भी राइट कोड ऑफ कंडक्ट है? नहीं है. तो क्या राइट कोड ऑफ कंडक्ट है, ये बात हमें कहाँ से पता चला है? लॉ से पता चला है. ठीक है ना. राइट कोड ऑफ कंडक्ट एज वेल एज टू आइडेंटिफाई, एज वेल एज टू आइडेंटिफाई वायोलेशंस, आइडेंटिफाई वायोलेशंस, VIOLATIONS, VIOLATIONS, violations and punish them. और लास्ट सेकंड पॉइंट लिख लो, 2 ही पॉइंट है इंपॉर्टेंस में, 2 ही में सब कुछ लिखा दे रहा हूं. द पर्पस ऑफ अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, द पर्पस ऑफ अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क is to provide, the purpose of regulatory framework is to provide a set of uniform rules. The purpose of a regulatory framework is to provide a set of uniform rules and regulations, uniform rules and regulations that will govern GOVERN, that will govern the conduct of people, that will govern the conduct of people interacting with each other, interacting, INTERACTING, interacting with each other in personal as well as business relationship, in personal as well as business relationship. अच्छा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, दैट मीन्स जो लॉ बनाए जाते हैं ये यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस सबके लिए एक जैसा बनाया जाता है. एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ. सभी लोग कानून के नज़रों में क्या माने जाते हैं कि कोई अगर बड़े पोस्ट पर है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो कानून उसको कम पनिशमेंट देगा, ऐसी कोई बात है क्या? अगर आप रॉन्ग सेम तरह के करते हो, आप पैसे वाले हो या कम पैसे वाले हो, आप कोई बड़े स्टेटस के लोग हो या कम स्टेटस के लोग हो, पनिशमेंट सबके लिए क्या होता है? बराबर होता है. यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें बनाया जाता है. अब बच्चों बात करेंगे हम लोग, और भी आगे लिखेंगे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं. आ जाओ. लॉ इंट्रोडक्शंस. ये स्टडी मैट जो तुम लोग देख रहे हो यहाँ पर, ये पूरा स्टडी मैट हार्ड कॉपी बुक्स आप लोगों को भी दिया जाएगा मेरे तरफ से. ठीक है, जैसा मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था कि प्रिंट में क्या हुआ है, तो प्रिंट से आने के बाद बुक्स सबको बांटा जाएगा. ठीक है, दिया जाएगा. लॉ इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या है बच्चे? एक्ट
मैंने अभी तुम लोगों को जो चैप्टर्स के नाम लिखाए हैं, जो आपके सिलेबस के चैप्टर, उसमें जाके देखो, मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा रखा है, कंपनीज एक्ट लिखा रखा है, लिखाया है ना मैंने, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मैंने लिखा रखा है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट मैंने लिखा रखा है, पार्टनरशिप एक्ट मैंने लिखा रखा है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लिखा रखा है। सबका मतलब क्या है? एक्ट। एक्ट क्या? एक्ट इज ऑल्सो अ लॉ। एक्ट भी एक क्या होता है? लॉ होता है। ये वो वाली एक्ट नहीं है जो एक्टिंग या इंग्लिश में तुम लोग एक्ट पढ़ते हो, दिस इज डिफरेंट, ओके। ये बिल्कुल अलग है। तो एक्ट भी लॉ है, रूल्स भी लॉ है, ऑर्डिनेंस भी लॉ है, रेगुलेशंस भी लॉ है, बाय लॉज भी लॉ है, एंड ऑर्डर्स भी गवर्नमेंट्स के जो आते हैं ये भी क्या है? लॉ है। समझ में आ रहा है ना? गवर्नमेंट, जैसे आपने देखा होगा बच्चे, कोरोना का टाइम था, गवर्नमेंट्स ने ऑर्डर लगा दिया कि आज से कोई भी लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो गवर्नमेंट्स की ऑर्डर ही क्या बन गई? कानून बन गई। वही क्या बन गया? लॉ बन गया। बात समझ में आ रहा है ना? वही ऑर्डर बन जाता है। तो ये जितने भी लॉ हैं इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो ये हम लोग जानेंगे कि लॉ बनता कैसा है, ये इसको बनाया कैसे जाता है, ये कहाँ पर बनता है, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ आज की क्लास में, सारा बताऊँगा। ठीक है, लंबा क्लास रहेगा हम लोग का, एकदम आराम से पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी एक्ट होते हैं हमारे देश में, अभी तो मैंने सिलेबस में जितना मैंने आपको एक्ट लिखाया है ये एक्ट है। आपका मोटर व्हीकल के ऊपर भी एक्ट बने हुए हैं। समझ में आ रहा है ना? जो तुम लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है कि तभी तुम ड्राइव कर सकते हो, तो इसके ऊपर भी क्या है? कानून है। समझ में आ रहा है ना? जितने भी अभी पॉपुलेशंस के ऊपर भी कानून बने हुए हैं। ठीक है ना? सारे मैटर्स के ऊपर, लेबर के ऊपर भी, लेबर लॉ के ऊपर भी कानून बने हुए हैं, फैक्ट्रीज के ऊपर भी कानून बने हुए हैं, फैक्ट्रीज एक्ट। समझ में आ रहा है ना? सारे मैटर्स के ऊपर हमारे देश में क्या है? कानून है, लॉ बने हुए हैं। तो ये एक्ट बनाया कहाँ पे जाता है? कोई भी देखो, इट इज़ अ टाइप ऑफ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। दो तरह के लॉ हमारे ऊपर बनता है, क्योंकि हमारी जो कंट्री में गवर्नमेंट है ना, ये ड्यूअल गवर्नमेंट हमारे कंट्री में। ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? हमारे ऊपर दो गवर्नमेंट है। एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, और एक सेंटर में गवर्नमेंट है, उसको अपने क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब हम लोग टू ड्यूअल गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? आप किसी भी राज्य से बिलोंग करने वाले हो इंडिया का, उस स्टेट का भी अपना गवर्नमेंट है। और एज वेल एज, ये क्या हो गया? हाँ जी, हम लोग कहाँ पे थे? अभी हम लोग थे कि एक्ट जो होता है ये कहाँ पे बनाया जाता है। तो हमारे लिए दो जगह पे कानून बनाए जाते हैं। स्टेट लेवल पे कुछ ऐसा एक्ट है जो ओनली स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है। मतलब अगर वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का अगर एक्ट है तो वह फिर आपका बिहार में वह एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? वही कानून फिर मध्य प्रदेश में एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? तमिलनाडु में एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज वह सिर्फ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया एक्ट है। तो जो एक्ट बनाए जाते हैं, अगर स्टेट लेवल का एक्ट है तो वह स्टेट लेजिस्लेचर में बनाया जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट का जो असेंबली होता है, जहाँ पर मतलब वो एमएलए लोग जीत करके जाते हैं, तो जहाँ पर उन लोग बैठते हैं, विधानसभा, उसको अपने हिंदी में क्या बोलते हैं? विधानसभा। स्टेट लेजिस्लेचर में वो कानून बनाया जाता है जो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल का बनता है। क्लियर है? और जितने भी सेंट्रल एक्ट मतलब जो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, समझ में आ रहा है ना? वैसा कानून कहाँ पे बनाया जाता है? इंडिया के पार्लियामेंट में बनाया जाता है। वो बनाया कैसे जाता है वो भी प्रोसेस में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, आज ही के क्लास में पढ़ाऊंगा। तो हाँ जी, हाँ बोलिए। नहीं, अलग है। वो पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं। अपर हाउस को हम लोग बोलते हैं राज्यसभा और लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा। पढ़ाऊंगा, इंतजार करो। मन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको रखो। ठीक है, सारा आज ही पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सब छोटा छोटा चीज़ है, 2-2 मिनट का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्ट कहाँ पे बनाया जाता है? अब आज से कोई बोले, जैसे एक बच्चा मेरे को टाइप करके रखा हुआ था यहाँ पर मैसेज में कि एक्ट ना पार्लियामेंट में बनाया जाता है। सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं बनाया जाता है। कहाँ पे बनाया जाता है? स्टेट लेजिस्लेचर में बनाया जाता है एंड पार्लियामेंट में। अगर स्टेट लेवल का एक्ट है तो कहाँ पे बनाया जाएगा? उस स्टेट का असेंबली में बनाया जाएगा। और अगर सेंट्रल लॉ है तो कहाँ पे बनाया जाएगा ये कानून? ये कानून बनाया जाएगा इंडिया के पार्लियामेंट में।
मेरे प्यारे बच्चों, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस में भारत का संविधान जो है ये भी तो एक कानून है, वही सुपीरियर कानून है। मतलब जितने भी लॉ इंडिया में बनाए जाते हैं, एक्ट बनाए जाते हैं, कोई भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस को ओवरराइड नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा ना? अल्ट्रा विरस नहीं कर सकता है कि भारत के संविधान के ऊपर जाकर हम कानून बना देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब जो भी कानून बनेगा कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया के अंडर में ही बनेगा। समझ आ रही मेरी बात ना? तो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया में 3 लिस्ट बनाए गए हैं पहले से ही। उसमें क्या लिस्ट बनाया गया? यूनियन लिस्ट। मतलब उसमें मैटर लिखे गए हैं उस यूनियन लिस्ट के अंडर में। मैं तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर पूरा लिस्ट दिखा दूंगा। समझ में आ रहा है ना कि यूनियन लिस्ट के अंदर में कौन कौन से मैटर होते हैं। यूनियन लिस्ट में जो मैटर होते हैं उसके ऊपर अगर चाह करके भी किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर या स्टेट गवर्नमेंट चाह करके भी उसके ऊपर कानून नहीं बना सकता है। बना सकता है क्या? आंसर इज नो। मतलब वो कोशिश भी करेगा कि हम बनाएंगे, बना पाएगा नहीं। ममता दीदी का बीच बीच में लड़ाई होते रहता है मोदी जी के साथ। तो ममता दीदी जो यूनियन लिस्ट में जो कानून बनते हैं, जो इंडिया के पार्लियामेंट में बन सकते हैं, ये बात कहाँ पे लिखी गई है? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस में। तो गुस्से में आके दीदी बना सकती है क्या यहाँ पे वो कानून? नहीं बना सकती है। समझ में आ रहा है ना? या स्टेट, दूसरा लिस्ट उसका क्या है? स्टेट लिस्ट। मतलब जिस मैटर के ऊपर ओनली एंड ओनली स्टेट गवर्नमेंट ही अपना लॉ बना सकता है। तो उस लिस्ट के अंदर मोदी जी घुस सकते हैं क्या किसी भी तरीके से? चाह करके भी नहीं पॉसिबल है उनके लिए। समझ में आ रहा है ना? वो चाहेंगे कि हम आकर के स्टेट लिस्ट के ऊपर, मैटर्स के ऊपर, स्टेट लिस्ट के जो मैटर है उस लिस्ट के मैटर के ऊपर हम अपना कानून बना दें सेंट्रल लेवल पे, तो चलेगा? नहीं बना सकते हैं। और एक लिस्ट है जिसको अपने बोलते हैं कनकरेंट लिस्ट। क्या बोलते हैं? कनकरेंट लिस्ट। बोलना है तुम लोग, ऐसे मौन बन के, मौनी बाबा बन के नहीं बैठना है, बोलते रहना है, ठीक है ना? अच्छा रहेगा। तो तीसरा लिस्ट का नाम क्या है? कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट में वो मैटर है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना लॉ बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपना लॉ बना सकता है। एक ही मैटर के ऊपर दोनों ही अपने कानून अपने अपने तरीके से बना सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? लेकिन अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कानून बना दिया जो पब्लिक वेलफेयर में नहीं है, तो उस समय उस मैटर्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाएगा और वैसे समय में सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लॉ प्रिवेल करेगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लॉ को माना जाएगा। मतलब पावरफुल कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब आते हैं बच्चे यहाँ पर। इट इज अ टाइप ऑफ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट फॉर सेंट्रल लॉ और बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर स्टेट लॉ। ये तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया तुम लोगों को। अब आता है रूल्स क्या होते हैं बच्चे। जितने भी एक्ट बनाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी एक्ट बनाए जाते हैं उन सभी एक्ट को हमारे देश नागरिकों के लिए बनाया जाता है ना कि ऐसे दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए बनाया जाता है। जीएसटी एक्ट है, तुम लोग सुना है क्या? जीएसटी के ऊपर भी कानून है। जीएसटी एक्ट 2017 में बना था, 2017 में बना था। अभी अभी इसी साल 2025 में एक नया कानून बना है बच्चे। नया कानून है, ये कानून है तो पुराना। तुम लोगों ने कंपनीज एक्ट 1956 का नाम सुना है क्या? कभी सुने हो? लेकिन कंपनीज एक्ट 1956 था, वो बहुत पुराना हो गया था। अब उस कानून से आज का देश का जो कंपनीज है वो ऑपरेट करना, उससे उस कानून से अभी को ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसलिए 2013 में हम लोगों ने एक नया एक्ट बनाया, न्यू कंपनीज एक्ट 2013, जिसका मैंने अभी अभी लिखवाया भी आपकी कॉपी के ऊपर सिलेबस में, कंपनीज एक्ट 2013। ऐसा नहीं कि 2013 से पहले कंपनीज के ऊपर कानून नहीं थे, ऑब्वियसली थे, लेकिन वो पुराने हो गए थे, आज के ज़माने के हिसाब से सेट नहीं बैठ रहे थे, तो नया से कंपनीज एक्ट बना दिया गया। उसी तरह से बच्चे इनकम टैक्स एक्ट था। क्या था? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना था। कब बना था? 1961 में। ये इनकम टैक्स एक्ट अब के टाइम के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा था, तो पिछले साल इसको भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? बदल दिया। अब क्या बना दिया? इनकम टैक्स एक्ट 2025 बना दिया। मतलब तुम लोग जब सीए बन के इंटरमीडिएट में, सीए पढ़ने के लिए इंटरमीडिएट लेवल पे आओगे, तो तुम लोगों को टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ना है। तो उस समय तुम लोग टैक्स में इनकम टैक्स एक्ट 1961 नहीं पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ेगा। इसी साल 1 अप्रैल, जो अभी स्टार्ट हुआ अप्रैल का महीना, 1 अप्रैल 2026 से हमारे पूरे देश में नया वाला इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो चुका है। समझ में आ रहा है ना? मतलब अगले साल जो लोग अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेगा इसी कानून के हिसाब से करेगा। अब मैं आता हूँ रूल्स के ऊपर। तो देश में जितने भी
एक्ट बनाए जाते हैं, उस एक्ट को किस तरीके से देश के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल किया जाएगा, उसका कुछ नियम तो होगा, रूल्स तो होगा। तो इसीलिए उस कानून को कैसे ऑपरेट कराया जाएगा, उसके लिए क्या बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं। ये रूल्स कौन बनाता है भाई? अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट कहां पे बनता है हर्ष? सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट कहां पे बनता है? सेंट्रल एक्ट कहां पे बनाया जाता है? पार्लियामेंट में। और स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट कहां पे बनाया जाता है? स्टेट लेजिस्लेचर में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपनी एक्ट बनाएगा, जैसे इनकम टैक्स एक्ट क्या है? सेंट्रल एक्ट है। समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि मोदी जी बनाए तो वेस्ट बंगाल का लोग बोलेगा हम लोग इसको नहीं फॉलो करेंगे, आप बनाए हो, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता, आपको सबको देश के लोगों को मानना पड़ेगा। सेंट्रल एक्ट है ये इनकम टैक्स एक्ट। तो इस एक्ट को कंट्री में एप्लीकेबल करने के लिए कैसे ये कानून काम करेगा, उसके लिए इनकम टैक्स रूल बनेगा। समझ में आ रहा है ना? क्या बनेगा? इनकम टैक्स रूल। तो ये रूल्स कौन बनाएगा? अगर एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्लियामेंट में बनाया गया एक्ट है, तो उस एक्ट को एप्लीकेबल करने के लिए जो रूल्स बनाए जाएंगे वह भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगा। ठीक है बात? अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई एक्ट है तो उसके लिए रूल्स कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। क्लियर है मेरी बात ना? देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ लॉ। रूल्स भी एक तरह का लॉ है, मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑन दोज मैटर्स विच एक्ट हैज मेंशन्ड टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स। एक्ट में लिखा रहता है प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स। मतलब ये ना, जब भी मैं एक्ट पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, तो एवरी टाइम तुम लोगों को उसमें ये वर्ड मिलता रहेगा, हर जगह पे मिलेगा, हर कदम कदम पे मिलेगा। क्या? प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स। मतलब एक्ट में कुछ ऐसे मैटर है ना जिसके लिए गवर्नमेंट रूल्स लाके उसको समझाएगा। समझ में आ रहा है ना? प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मतलब इस मैटर को गवर्नमेंट का रूल्स से आपको समझना है। अच्छा, एक्ट एक बार बन गया तो हर साल भर में एक्ट बदल सकता है क्या? नहीं। सोचो कब का कंपनीज एक्ट बना था 1956 में, फिर आके कब बदला? 2013 में। 1961 में इनकम टैक्स एक्ट बना था, कब आके बदला? 2025 में। तो एक्ट तो हर साल नहीं बदला सकता है, लेकिन एक्ट के मैटर्स में जो रूल्स है ना, वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट बदल सकता है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए प्रिस्क्राइब्ड बाय क्या लिखा रहता है? रूल्स। मतलब ये रूल्स गवर्नमेंट जब चाहे तब बदल सकता है। और रूल्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ द लॉ। सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्ट होगी तो उसके ऊपर रूल्स कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट होगा तो उसके लिए रूल्स कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? किस लिए सर रूल्स बनाए जाते हैं? उस एक्ट को एप्लीकेबल कराने के लिए, देश में इनएक्ट करने के लिए, पब्लिक के ऊपर लागू करने के लिए ये रूल्स बनाए जाते हैं कि इसी रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। ये रूल्स जो डिपार्टमेंट होता है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को भी वो रूल्स, उनके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करना होगा। सिटीजन के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, देश के सिटीजन को भी उस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है? अब बोलो, किसी का कोई क्वेश्चन है बच्चे? कोई सवाल? हाँ बोलो। हाँ, वो मैटर्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए ये रूल्स बनाए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे हमने कानून बना दिया, अब कानून के किसी मैटर को इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है, तो ये किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए रूल्स बनाए गए हैं। समझ गए? एक्ट में तो सारी बातें लिखी गई है, लेकिन ये रूल फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो रूल को फॉलो कराने, एक्ट को फॉलो कराने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। एक्ट को फॉलो कराने के लिए मतलब जो सबकी अपनी अपनी एक्ट के ऊपर ड्यूटीज है ना, जैसे ऑफिसर्स की ड्यूटी है, ऑफिसर्स को भी उस रूल्स को पालन करना पड़ेगा। वो बोलेगा हम तो ऑफिसर है, हम नहीं पालन करेगा, जाओ। तो मोदी जी हर जगह घूम घूम के, या ममता दीदी, या जो भी चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, वो लोग घूम के देखने का उनके पास टाइम है क्या? नहीं है। उनके जो ऊपर में ऑफिसर्स बैठे हैं उनके पास घूम के देखने का टाइम है क्या? नहीं है। तो ये रूल्स सबके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि ये जो एक्ट बनाए गए हैं ऐसे चुपके चुपके, चोरी चोरी तो बनाए नहीं जाते हैं, पूरा देश का सिटीजन के सामने रहता है। अच्छा, ये कानून आता है, कोई भी एक्ट, तो ये पब्लिश होता है गैजेट्स ऑफ इंडिया में। गैजेट्स ऑफ इंडिया क्या होता है? भारत सरकार का ये पब्लिकेशन है, मतलब भारत का राजपत्र, गैजेट्स ऑफ इंडिया, उसमें पब्लिश होता है। तो इंडिया के हर सिटीजन के पास ये पहुंचा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि अगर मान लो सिटीजन्स भी तो पढ़े लिखे हैं ना,
कल को तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, कल को तुम लोग को रूल्स ज़्यादा पता रहेगा, और कोई गलत तुम लोग के ऊपर ऑफिसर्स आकर के अगर उसको नियम लगाने की कोशिश करेगा तो तुम मान जाओगे, जी हुजूर छोड़ दीजिए ना, चढ़ जाओगे उसके ऊपर। रूल्स पता है ना, ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो ये रूल्स समझ में आ रहा है ना किस लिए बनाए जाते हैं। तो रूल्स भी पब्लिक में रहता है और एक्ट भी पब्लिक में रहता है। यस, ठीक है। अब आते हैं बच्चे, ये देखो ना, इधर डिफरेंस भी है, एक्ट और रूल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एक्ट कहां पे बनाए जाते हैं बच्चे? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट असेंबली भी लिख दो तो भी चलेगा, समझ में आ रहा है ना, स्टेट असेंबली। और रूल्स भाई सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकता है। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकता है क्या? नहीं। और स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकता है क्या? आंसर इज नो, ठीक है। ये एक्ट जो है ना, ये पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में पास कराना बहुत डिफिकल्ट होता है। तुम लोग कभी वो पार्लियामेंट का जो न्यूज चैनल है वो कभी ओपन करके देखते हो? रील्स विल्स तो जरूर आता होगा तुम लोगों के पास सोशल मीडिया पे, ऐसे पार्लियामेंट में इधर से खड़ा होकर उधर अपोजिशन राहुल गांधी बोल रहा है, इधर से मोदी जी अमित शाह बोल रहा है, ऐसा वीडियोस आता है ना तुम लोगों के पास, न्यूज चैनल्स पे तो जरूर देखा होगा। तो भाई कोई भी कानून को अगर पास कराना होता है ना तो बहुत डिफिकल्टी होती है, समझ में, बहुत डिबेट होता है उस मैटर के ऊपर। आपके पास वो जो एमपी आपके पास होना पड़ेगा, ज़्यादा एमएलए होना पड़ेगा, सपोर्ट होना पड़ेगा, तभी आप बना सकते हो। तो ये डिफिकल्ट टू पास होता है। लेकिन रूल्स बनाना क्या होता है? इजी टू मेक। ये कानो कान किसी को खबर तक नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना, अपोजिशन वालों को भी पता नहीं चलता है। गवर्नमेंट जब चाहे तब रूल्स बदल सकता है, समझ में आ रहा है ना। अगर मान लो गवर्नमेंट ने कोई रूल्स बनाया है लेकिन वो रूल्स इतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, तो वह चाहेगा तो फिर से क्या कर सकता है, उसको बदल सकता है, जब चाहे तब बदल सकता है। इसके लिए पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाने की भी जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। जो इच्छा करेगा गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, उसके हिसाब से बदल सकते हैं रूल्स को। क्लियर है बात? अब आते हैं बच्चे, एक्ट जो होता है इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट क्यों होता है? ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन जो भी रूल्स बनाए जाते हैं ना, ये एक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कैसा एक्ट है उसी के अकॉर्डिंग रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, इनकम टैक्स एक्ट 2025 में बनाया गया, लेकिन वो एप्लीकेबल कब से हुआ? जिस दिन 2025 में पार्लियामेंट में पास हुआ उसी दिन से इंडिया में एप्लीकेबल हो गया क्या? नहीं। पार्लियामेंट में पास हो गया दोनों हाउसेस में, प्रेसिडेंट का उसके ऊपर सिग्नेचर भी लग गया, उसके बाद भी एप्लीकेबल नहीं हुआ। एप्लीकेबल कब हुआ? 1 अप्रैल 2026 से। तो उसके पहले गवर्नमेंट को 2026 में क्या बनाना पड़ा? इनकम टैक्स रूल्स 2026। समझ में आ रहा ना, ताकि जब एप्लीकेबल हो जाएगा तो वो रूल्स होने जरूरी है। उसी के अकॉर्डिंग ऑफिसर्स भी फॉलो करेंगे, गवर्नमेंट भी फॉलो करेगा और देश का नागरिक भी, सिटीजन भी फॉलो करेगा उस रूल्स को, ठीक है। अच्छा, एट फर्स्ट, अच्छा पहले रूल्स बनाए जाते हैं कि पहले एक्ट बनाया जाता है? पहले एक्ट बनता है तभी तो रूल्स बनेगा ना। तो पहले एक्ट होता है, देन रूल्स आर मेड। क्लियर है? पहले एक्ट बनता है फिर रूल्स बनता है। अच्छा, इसका अमेंडमेंट इज ऑल्सो डिफिकल्ट। अमेंडमेंट मतलब होता है चेंजेज करना, समझ में आ रहा है ना। मान लो कोई एक्ट में अमेंडमेंट करना है, परिवर्तन करना है, समझ में आ रहा है, चेंजेस लेकर के आना है। तो एक्ट में चेंजेस लेकर के भी आना है अगर, तो इसके लिए तुम लोग सुना होगा अभी, ठीक है ना, CAA नाम सुना है तो ऐसे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नहीं सुना? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें ये बोला गया था, ये कानून आया था 2 साल पहले, 2-4 साल पहले CAB बना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, फिर ये एक्ट बना। उसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि देश के जो लोग आज़ादी के समय ऐसे भी लोग थे ना, जो मतलब दूसरे, मतलब ऐसे जो कि हिंदू धर्म को पालन करने वाले थे, क्रिश्चियनिटी को पालन करने वाले थे, सिखिज्म्स को पालन करने वाले थे, जैनिज्म्स को फॉलो करने वाले थे, ये लोग इंडिपेंडेंट के समय दूसरे देश में चले गए, मतलब उनका प्रॉपर्टी वहीं पे था, पाकिस्तान में रह गए या बांग्लादेश में रह गए, अफगानिस्तान में रह गए। ऐसे लोग वहाँ पर माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी समझ में आ रहा है ना, मतलब पाकिस्तान में माइनॉरिटी कौन है? हिंदूज, ना कि इस्लाम्स, हिंदूज माइनॉरिटी ऑब्वियसली वहाँ पर। तो वो माइनॉरिटी लोग, अगर वो लोग पहले आज़ादी के समय इंडिया के सिटीजन रहे थे,
लेकिन अभी वो लोग उस समय उनका प्रॉपर्टी, उनका सब कुछ धन संपत्ति, बिजनेस, व्यापार सब उसी टाइम पाकिस्तान में ही था। अब बंटवारा में वो पाकिस्तान में चला गया। इंडिया, वो भी तो इंडिया ही था, लेकिन बंटवारा में कहाँ चला गया? पाकिस्तान चला गया। अब वो लोग अभी चाहते हैं इतने साल के बाद कि मैं इंडिया का सिटीजन बनूं। तो वैसे लोगों को नागरिकता देने के लिए ये बिल लाया गया था। समझ में आ रहा है ना? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया अभी कुछ साल पहले। तो जो ऑपोजिशन वाला है अपना गांधी, ठीक है ना, अपोजिशन वाला गांधी, वो पुराना वाला नहीं, नोट वाला नहीं, अभी वाला, ठीक है। तो इन लोगों ने मिल करके एक नैरेटिव पूरे देश में फैला दिया कि जितने इस्लामिक लोग हैं ना उनको देश से निकाल दिया जाएगा, मोदी जी निकाल के सबको बाहर कर देंगे। इसके लिए कानून बना है, इसके लिए कानून नहीं बना था। नागरिकता छीनने के लिए कानून बना है, मत इसको मानो। इसके लिए पूरे देश भर में बवाल हो गया था। समझ में आ रहा है ना? सुना होगा तुम लोग अपने घर के लोगों से। एक्ट में कहीं पे लिखा नहीं गया था कि किसी का सिटीजनशिप छीन लिया जाएगा। क्या लिखा गया था? सिटीजनशिप देने के लिए था। समझ में आ रहा है ना? लेकिन उसको उल्टा समझा दिया गया। अब कितने लोग बैठ करके देश का कानून जो गैजेट्स में पब्लिश होता है बैठ के पढ़ते हैं? पढ़ता है क्या कोई बैठ करके? नॉर्मल आदमी तो पढ़ता नहीं, उसको जो बोला जाता है चलो जय जय करना शुरू कर देते हैं, पढ़ता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स है। तो बच्चे, इसका कोई भी अगर एक्ट को अमेंड करना होता है ना, वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है पार्लियामेंट में या फिर स्टेट असेंबली में। लेकिन रूल्स बनाना, रूल्स को चेंज करना, अमेंड मतलब चेंज करना, हमेशा क्या होता है? सिंपल होता है। जब चाहे तब रूल्स बदल सकता है। समझ में आ रहा है ना? अभी जैसे तुम लोगों ने देखा होगा बच्चे, यूएसए, इजराइल और ईरान के वार की वजह से हमारे कंट्री में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गए। समझ में आ रहा है ना? तो गवर्नमेंट ने तुरंत रूल्स बना दिया कि अभी आप अपना अगर एलपीजी सिलेंडर अभी ऑर्डर किए हो तो 25 दिन के बाद ही दूसरा आप सिलेंडर ऑर्डर कर सकते हो। ये रूल्स अभी तुरंत बन गया। और भी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगा तो इसको क्या कर देंगे? 35 डेज कर देंगे। इसके लिए पार्लियामेंट की बॉडी बुलाने की ज़रूरत है, अपोजिशन वालों के सामने बैठ के बात करने की ज़रूरत है। और अगर ये फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो फिर से क्या कर देंगे? आप फिर से दोबारा 7 दिन के बाद ही फिर से अपना ऑर्डर कर सकते हो सिलेंडर। समझ गए? तो रूल्स कभी भी समय के हिसाब से बदला जा सकता है। क्लियर है बात? अब आते हैं बच्चे, ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस हमने ये पढ़ा दिया, एक्ट बता दिया आपको, रूल्स बता दिया। अब अपने क्या पढ़ेंगे? ऑर्डिनेंस क्या होता है। समझ में आ रहा है ना? ऑर्डिनेंस क्या होता है? बच्चे देखो, ऑर्डिनेंस क्या होता है। ये भी एक तरह का लॉ होता है, ये भी एक तरह का लॉ होता है। इसको कौन पास करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल नंबर 123 ये पावर देता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 123 पावर देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वो जब चाहे ये लॉ बना सकते हैं, ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? और स्टेट का जो गवर्नर होता है, राज्यपाल जिसको हम लोग बोलते हैं, स्टेट का गवर्नर जो होता है, उसको भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 213 ये पावर देता है कि वह भी चाहेगा तो ऑर्डिनेंस ला सकता है। व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अर्जेंट लॉ बट हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट फंक्शनिंग। हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और होगा, ये ऑफ नहीं होगा, और स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट फंक्शनिंग। अब मैं बच्चों एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम लोगों को, इस एग्जाम्पल को बेहतर तरीके से तुम लोग समझ सकते हो। अभी जैसे वेस्ट बंगाल में तुम लोगों को पता है कि अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, सुना है ना ऐसा? इलेक्शंस चल रहे हैं यहाँ पर। तो अभी क्या जो यहाँ का जो स्टेट लेजिस्लेचर है, असेंबली नवान्नो, वहाँ पर क्या स्टेट गवर्नमेंट या ऑपोजिशन पार्टी जाकर बैठते हैं वहाँ पर? एमएलए लोग, कोई कानून बन रहा है अभी वहाँ पर, ये लोग डेली वहाँ पर जाते हैं, एक्ट के ऊपर, लॉ के ऊपर कोई मैटर डिस्कस होता है? आंसर इज नो। मतलब ये हाउस अभी फंक्शन में नहीं है, स्टेट असेंबली का हाउस फंक्शन में नहीं है। लेकिन अगर राज्य में इसी टाइम पे कोई अर्जेंट एकदम जरूरत पड़ जाए कानून बनाने की, तो क्या अभी इलेक्शन चलने के ड्यूरेशन में ममता दीदी सब एमएलए लोगों को बुला लेगी, अपने सारा ऑपोजिशन वाला सबको बुला लेगा अपना कि आ जाओ तुम लोग, बैठ करके हम लोग को ये अर्जेंट कानून बनाने की जरूरत है, हम लोग बना लेते हैं? बुला सकता है क्या? आंसर इज नो। जब पार्लियामेंट
और स्टेट लेजिस्लेचर फंक्शन में नहीं होता है, मतलब उस समय उनका सिटिंग नहीं चल रहा होता है। ऐसे टाइम पे किसी अर्जेंट लॉ की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो उस समय ये लॉ कौन डायरेक्टली पास कर सकता है? अगर यूनियन गवर्नमेंट का, यूनियन लेवल का कोई अगर लॉ होगा तो इंडिया का प्रेसिडेंट वह ऑर्डिनेंस ला सकता है। ऑर्डिनेंस इज आल्सो अ टाइप ऑफ द लॉ विच इज पास्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, और स्टेट लेवल का अगर कोई लॉ होगा तो गवर्नर इसके लिए अपना क्या ला सकता है? ऑर्डिनेंस ला सकता है। बात समझ में आ रही है मेरी पूरी तरह से? हाँ, नहीं, दोनों नहीं, और बोला है दोनों कैसे नहीं फंक्शन करेगा? दोनों तो फंक्शन करते ही रहते हैं, समझ माना। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, अभी कभी ऐसा रहता है कि मान लो स्टेट गवर्नमेंट का भी फंक्शनिंग नहीं हो रहा है लेकिन पार्लियामेंट चल रहा है उस टाइम पे, हो सकता है ना। जैसे वेस्ट बंगाल में अभी इलेक्शंस चल रहा है लेकिन पार्लियामेंट तो इंडिया का जो नेशनल पार्लियामेंट है जहाँ पर देश के लिए कानून बनाए जाते हैं वो तो फंक्शन कर रहा होगा। पॉसिबल है ना ऐसा? दोनों के लिए नहीं है। मतलब जैसे मान लो से फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई इमरजेंसी देश में आ गया है, जैसे कोरोना एक इमरजेंसी आया था हमारे देश में, पता है ना। तो उस समय क्या लोग एक दूसरे से करीब नहीं जाना चाहते थे, मेरे को कोरोना हो जाएगा, भागो यहाँ से एकदम जल्दी से, ठीक है, ऐसा होता था ना। तो ऐसे समय में क्या पार्लियामेंट का हाउस बैठ रहा था? नहीं बैठ रहा था। उस टाइम पे अगर कोई अर्जेंट लॉ की जरूरत होगी तो कौन बनाएगा वह लॉ? इंडिया का प्रेसिडेंट, और स्टेट मैटर होगा तो उसके ऊपर इंडिया का स्टेट का गवर्नर, ठीक है, ऑर्डिनेंस ला सकता है। अच्छा, ये जो लॉ बनाते हैं ना ये लोग, ये परमानेंट नहीं होता है, ऑर्डिनेंस परमानेंट नहीं होता है। जैसे जीएसटी एक्ट पार्लियामेंट में बना है, परमानेंट है। इनकम टैक्स एक्ट पार्लियामेंट में बना है, परमानेंट है। अभी तुम लोगों को मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा रखा है, ईयर देखो कौन सा लिखा रखा है, 1872। कब बना था ये? अंग्रेज लोग जब हमारे देश में थे उनका बनाया हुआ कानून आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा ना? सोचो इतना अच्छा से उन लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लिख रखा है कि भारत सरकार भी उसमें हाथ देने को नहीं मांग रहा है, कि ठीक ही है, काम चल रहा है, इससे बेहतर। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इसके लिए अभी तक हाथ नहीं दिया। तो ये जो लॉ बना है, ऑर्डिनेंस जो पास होता है ना, ये कौन पास करता है? आइदर प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। क्लियर है? और ऐसा करने के लिए उनको पावर कहां से आता है? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल नंबर 123 और आर्टिकल नंबर 213 से, ठीक है। ये एक टेम्पररी लॉ होता है, वैलिड फॉर 6 वीक्स फ्रॉम द डेट बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर स्टार्ट फंक्शनिंग। मतलब जैसे मान लो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने ला दिया, वही उस टाइम पे पूरे कंट्री में एप्लीकेबल हो जाएगा, मान लिया जाएगा उसको कि वही कानून है अभी के लिए। फिर 2 महीने के बाद अगर पार्लियामेंट मान लो अपना फंक्शन स्टार्ट कर दिया, पार्लियामेंट में जाकर के सारे एमपी लोग बैठने लगे, कानूनी मैटर के ऊपर बात होने लगा, वहाँ से जिस दिन से पार्लियामेंट अपनी फंक्शन स्टार्ट करेगा वहाँ से 6 वीक मतलब 1.5 मंथ होता है, 6 वीक के अंदर उस मैटर के ऊपर पार्लियामेंट को अपना कानून बनाना पड़ेगा, एक्ट बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? एक्ट। हाँ, जब से फंक्शन स्टार्ट करेगा पार्लियामेंट का हाउस या स्टेट असेंबली, वहां से 6 वीक्स के अंदर उनको एक्ट उस मैटर पे बनाना होगा, और जो एक्ट पार्लियामेंट में बनेगा या स्टेट असेंबली में बनेगा वह क्या होगा? परमानेंट होगा। और ऑर्डिनेंस क्या होता है? टेम्पररी होता है। क्लियर है बात? ओके बच्चों, अब आते हैं रेगुलेशंस क्या होता है। रेगुलेशंस क्या होता है, ठीक है ना? रूल्स एंड रेगुलेशंस सुनते रहते हो, यही सुन के बच्चे बड़े हुए हो तुम लोग, ठीक है ना? रूल्स एंड रेगुलेशंस। रेगुलेशंस क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लॉ पास्ड बाय रेगुलेटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट। अब सर थोड़ा समझाइए रेगुलेटरी बॉडी का एग्जाम्पल। अभी मैं समझाता हूँ बच्चे, ठीक है ना? हमारे देश में इनकम टैक्स एक्ट बना है ना बच्चे, इनकम टैक्स एक्ट बना है। ये जो इनकम टैक्स एक्ट है, ये इसके लिए ये जितना टैक्स कलेक्ट करने का मैटर है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, एमओएफ के अंडर में आता है। किसके अंडर में आता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। तो इनकम टैक्स एक्ट के लिए एक अलग से बॉडी बनाया गया है। अब इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए निर्मला सीतारमण घर घर में फोन लगाएगी, कृपया अपना टैक्स जमा कर दे 31 जुलाई से पहले।
ऐसा होगा? नहीं होगा भाई, इतना बड़ा मिनिस्ट्री है ना, वो बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है। तो अलग से इसके लिए डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स एक्ट के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। उस डिपार्टमेंट का नाम है सीबीडीटी। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। हमारे कंट्री में सिक्योरिटीज मार्केट है। सिक्योरिटीज मार्केट जानते हो तुम लोग? कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट, शेयर मार्केट, ये सब तो सुना होगा ना वर्ड कहीं ना कहीं पे। तो भाई इस सिक्योरिटीज मार्केट में बच्चों, इसको रेगुलेट करने के लिए अलग से एक रेगुलेटरी बॉडी बनाया गया जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन सब के बारे में मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, टेंशन नहीं लेने का। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। कुछ लिखना नहीं है बच्चे, सब मिलेगा ये तुम लोगों को, सब कुछ लिखा हुआ है एकदम। अभी समझो, पूरा दिमाग फोकस कर दो समझने के ऊपर। ऐसे मैंने अभी बस 2 डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है। ऐसे हर फील्ड के, जैसे जीएसटी के मैटर को, कस्टम ड्यूटी के मैटर को सॉल्व करने के लिए अलग से डिपार्टमेंट बना है, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। सबके डिपार्टमेंट अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो अलग से डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, रेगुलेटरी बॉडी है ये सब, ठीक है ना। रेगुलेटरी बॉडी जो इस रूल्स को देश में अप्लाई करवाएगा। रेगुलेटरी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, रेगुलेटरी बॉडी अपना खुद का लॉ बनाते हैं। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेगुलेशंस बोलते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ लॉ पास्ड बाय रेगुलेटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट। एक्ट के तरफ से जो रेगुलेटरी बॉडी बनाए गए हैं, रेगुलेटरी बॉडी अपनी खुद की लॉ बनाया गया है। उस जिस मैटर को संभालने के लिए उनको बनाया गया है, उस मैटर को संभालना तो उनको ड्यूटी है। अब उसको संभालने के लिए उनको तो रेगुलेशन बनाना पड़ेगा, तभी वो काम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, तो उसको कौन से लोगों से टैक्स वसूलना है, कितना वसूलना है, कब वसूलना है, ये सब काम तो उसका है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो ये नहीं देखेगा कि तुम काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो उसने बोला कि ठीक है, हमको पावर दीजिए कि हम रेगुलेशन बना के ले सकें। तो इनकम टैक्स के कमिश्नर्स को, ऑफिसर्स को, सबको ये पावर दिए गए, वो लोग रेगुलेशन बना सकते हैं और टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। सेबी कैपिटल मार्केट में मान लो कोई कंपनीज आकर के फ्रॉड तरीके से पब्लिक से पैसे उठा लिया और गलत काम कर रहा है, उसको सही एप्लीकेबल नहीं कर रहा है। जो हमारे कंट्री का शेयर मार्केट चल रहा है, शेयर मार्केट में कुछ गड़बड़ी किया जा रहा है, कंपनीज गड़बड़ी कर रहे हैं। तो ऐसे मैटर्स को संभालने के लिए सेबी को क्या करना पड़ेगा, अपना रेगुलेशन खुद को सेबी बनाता है इन सारे मैटर्स को मैनेज करने के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेशंस। समझ में आ रहा है ना। जैसे इंडिया का जितना करेंसी रिलेटेड मैटर है, ये कौन बनाएगा, इसके लिए रेगुलेटरी बॉडी कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके लिए रेगुलेशन बनाएगा। तो ये सारे रेगुलेशंस, रेगुलेटरी बॉडी अपने मैटर्स को अप्लाई करने के लिए जो लॉ बनाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, रेगुलेशंस बोलते हैं। फाइनेंस के ऊपर मेन बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंदर जितना भी पार्ट है, जीएसटी, टैक्स, सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। आरबीआई भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। उनका इस सब डिपार्टमेंट का अलग-अलग रेगुलेटरी बॉडी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इतना बड़ा है कि उसको अपने हर मैटर्स को संभालने के लिए अलग अलग से रेगुलेटरी बॉडी बना के रखना पड़ा है। हाँ, रेगुलेटरी बॉडी जो अपने काम को सही से पूरा करने के लिए जो लॉ बनाते हैं उसको बोलते हैं रेगुलेशंस, ठीक है। सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द सेबी एक्ट 1992। बाय व्हाट एवर लॉ सेबी विल मेक फॉर स्टॉक मार्केट, इट विल बी नोन एज रेगुलेशंस। स्टॉक मार्केट के लिए वह जो भी कानून बनाएगा वह सेबी बनाएगा। स्टॉक मार्केट को सही से ऑपरेट करने के लिए जो भी लॉ बनाएगा वो कौन बनाएगा, सेबी बनाएगा। तो वह सेबी के तरफ से बनाया गया जितना भी लॉ होगा वह सब क्या बोला जाएगा, रेगुलेशंस, ठीक है। अब आते हैं बच्चे, बाय लॉ किसको हम लोग बोलते हैं। बाय लॉ ये जो रेगुलेशंस बनाएगा सेबी, जैसे मान लो स्टॉक मार्केट को ऑपरेट करना है उसे, ठीक है। पहले स्टॉक मार्केट डिजिटल नहीं था, बहुत पहले डिजिटल नहीं था, फिर अब डिजिटलाइजेशन हो गया है। हम घर बैठे शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, उसके सब कुछ डिजिटलाइज हो गए। तो सेबी इसके लिए भी रेगुलेशन बनाया गया था।
जो स्टॉक मार्केट कैसे चलेगा, मनी मार्केट कैसे चलेगा, उनके लॉज कैसे अमेंडमेंट होंगे, इसके लिए सेबी काम करता है। लेकिन सेबी अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स लोगों के लिए, अपने डिपार्टमेंट के खुद काम को चलाने के लिए जो कानून बनाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? बाय लॉ बोलते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ लॉ मेड बाय रेगुलेटरी बॉडी टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स। खुद का सेल्फ गवर्निंग लॉ होता है, सेल्फ गवर्निंग लॉ। अच्छा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी तुम लोग जैसे मेरे पास पढ़ेगा तो यहाँ पर आके इनडिसिप्लिन्ड होके रहेगा ना, थोड़ा डिसिप्लिन्ड होके रहेगा। होमवर्क करना है, पढ़ाई करना है, एग्ज़ाम्स रहेगा तो एग्ज़ाम्स देने के लिए आना है, क्लासेस जब रहेगा तो क्लासेस अटेंड करना है, क्लासेस में आकर के बैठ के बातें नहीं करना है, ठीक है। और भी बच्चों का एडमिशन हुआ, धीरे धीरे सब आना शुरू करेंगे। कल ज़्यादा लोग आए थे, आज लाइव में क्लास कर रहा है लोग, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे तुम लोगों को मैनेज करने के लिए हमने जो लॉ बनाया वह क्या है? तुम लोगों को मैनेज करने के लिए, तुम लोग तो स्टूडेंट है ना, वह क्या बोला जाएगा? रेगुलेशन। लेकिन हमारे ऑफिस के अंदर कैसे काम होगा, समझ में आ रहा है ना? वो दीदी क्या काम करेगी, हम क्या काम करेंगे, हम कैसे कब क्लास लेंगे, कब कौन सा नोट्स से हमें पढ़ाना है, कब कौन सा टेस्ट पेपर हमें रिलीज करना है, ये सब जो अपने इंटरनल मैटर्स को हमें चलाने के लिए जो लॉ बनाया गया, इसको क्या बोला जाएगा? बाय लॉ बोला जाएगा। अब बात समझ में आ रही है ना? तो रेगुलेशंस जो पूरे जिस काम के लिए ये बॉडी बनाया गया है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किस काम के लिए बनाया गया है? इंडिया के मनी मार्केट को संभालने के लिए बनाया गया है। किसको? इंडिया के मनी मार्केट को संभालने के लिए बनाया गया है। बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। जितने भी कॉमर्शियल बैंक तुम लोग देखता है, चाहे वो SBI हो, HDFC हो, ICICI हो, कोई भी बैंक, सबका पप्पा कौन है? RBI है। समझ में आ रहा है ना? उसी के रेगुलेशन से ये लोग चलते हैं। जैसा वो रेगुलेशन बनाएगा वैसे इंडिया का बैंकिंग सिस्टम काम करेगा। क्लियर है? लेकिन RBI अपने इंटरनल बॉडी को, इंटरनली जो उसके ऑफिसर्स इंटरनली उसके अंदर क्या काम होगा RBI में, ये चला बनाने के लिए वह काम जो लॉ बनाया उसको क्या बोलेंगे? बाय लॉ। समझ गए बात को? तो अब इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट आता है बच्चे यहाँ पर ऑर्डर। ऑर्डर भी एक तरह का क्या है? लॉ है। ऑर्डर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लॉ। ये इट इज द टाइप ऑफ लॉ पास्ड बाय एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी, ऑथराइज्ड पर्सन which shall apply on a particular person against whom it is passed। ठीक है? अच्छा मेरे बच्चों, आपने कोई लॉ ब्रेक किया, आपने कंट्री में जो लॉ बना है उसको आपने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। जैसे मान लो आपको इनकम टैक्स अपना जमा करने का लास्ट डेट आपका था 31 जुलाई, आपने 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स जमा नहीं किया, तो क्या पूरे देश के लोग नहीं जमा किए होंगे? ना एक दो लोग ऐसे होंगे जो नहीं जमा किए होंगे? पूछ रहा हूं मैं, एक दो लोग होंगे जो जमा नहीं किए होंगे। मान लो मैं नहीं जमा किया, मेरे को ही ले लो एक बार के लिए, मैं अपना इनकम टैक्स नहीं जमा किया, तो जो ऑफिसर्स होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी, वह मेरे पास नोटिस भेजेगा कि आपका ना डेट निकल चुका है इनकम टैक्स जमा करने का, तो आप अपना इनकम टैक्स जमा कर दीजिए अलोंग विथ सम अमाउंट ऑफ पेनल्टी। जितना डिले से करेंगे उतना दिन का इंटरेस्ट भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जितना आपका टैक्स का अमाउंट बनेगा उसके ऊपर ब्याज भी आपको देना पड़ेगा। तो मैं क्या अकड़ के बोल सकता हूं मैं नहीं दूंगा, मैं खाली अपना टैक्स जमा दूंगा? बोल सकता हूं? नहीं, क्योंकि वह उसकी ऑर्डर है, एंड ऑर्डर इज ऑल्सो अ लॉ। जो ऑफिसर्स होते हैं उनके तरफ से जो ऑर्डर्स पास किए जाते हैं वह भी उस समय क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। अच्छा आपने देखा होगा CBI, ED, ये सब तो नाम सुना होगा, आजकल बहुत ट्रेंड में रहता है हमेशा। समझ में आ रहा है ना? और हमारे स्टेट में तो ज़्यादा ही ट्रेंड में रहता है। तो इनके ऑफिसर्स बड़े बड़े लोगों को नोटिस भेज देते हैं, ऑर्डर्स। नोटिस मतलब ऑर्डर्स नोटिस, कि आपको हमारे पास आकर के 2 दिन के लिए आपको विजिट करना है, यहाँ पर आकर के आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस पार्टिकुलर मैटर में। तो क्या वो जाने से मना कर देता है? बड़े बड़े हस्ती, वो पार्लियामेंट के मेंबर है, मिनिस्टर है, मना कर सकते हैं क्या? उनको जाना पड़ता है, बिकॉज ऑर्डर इज ऑल्सो अ लॉ। जाना पड़ेगा, कोई भी हो जाना पड़ेगा, बुलावा आने से जाना पड़ेगा। ठीक है? सो जैसे ROC है,
आरओसी मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आरओसी मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। उसका एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी पेनाल्टी लगा देगा कंपनी के ऊपर। तो ये ऑर्डर हुआ, उसके ऑर्डर को मानना पड़ेगा, पेनाल्टी भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ किसी पार्टिकुलर पर्सन के ऊपर अप्लाई होता है अगेंस्ट हुम इट इज पास्ड। सबके ऊपर नहीं ऑर्डर आता है, पार्टिकुलर पर्सन जो गलती करेगा। अब जैसे मान लो मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट को मान लो किसी बच्चे ने तोड़ दिया, बिना हेलमेट का गाड़ी चला के जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, सिग्नल फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको घर पे भी ऑर्डर आएगा, नोटिस, मोबाइल पे मैसेज आएगा कि आपको ये जमा करना पड़ेगा अमाउंट, वो उसके लिए ऑर्डर है। समझ में आ रहे मेरी बात ना? तो ऑर्डर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लॉ। हम लोगों ने कितने तरह का लॉ पढ़ लिया बच्चे अभी तक? हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, एक बार अपने फटाफट इसको रिवीजन करते हैं। एक्ट हम लोगों ने पढ़ा, और क्या पढ़ा? रूल्स, देन आफ्टर ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, बाय लॉ एंड ऑर्डर। ये सभी क्या होते हैं? लॉ होते हैं। क्लियर है मेरी बात? अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे पेनल्टी और फाइन के बीच का डिफरेंस। ठीक है, ये अभी बाद में पढ़ते हैं, ये अभी बाद में पढ़ते हैं। अभी तुम लोग कॉपी पे एक बार फिर से शिफ्ट कर जाओ और कॉपी पे पॉइंट नंबर 3 देकर हेडिंग लिखोगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉ, लॉ का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉ, खड़े हो जाओ तुम। क्या चीज? इनकम टैक्स में जो होता है ना, कि आप अगर 31 जुलाई नहीं, कंपनी का डेट अलग होता है। मैंने इंडिविजुअल का डेट रखा था 31 जुलाई, कंपनी का डेट अलग होता है। ठीक है, कंपनी का, पार्टनरशिप का अलग अलग डेट होता है, जिसका जो डेट होता है उस डेट पे आपको फुलफिल करना पड़ता है। अभी मुझे ये बताओ, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव्स? बैठने कहाँ बोला मैंने? व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव्स इन लाइफ? क्या है ऑब्जेक्टिव्स लाइफ में? जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव्स है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा करके पास करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडुकेट करना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव्स है। सक्सेसफुल, तब तो बहुत लंबा टॉपिक खिंच जाएगा। सक्सेसफुल का डेफिनेशन बहुत लंबा है। ठीक है, मतलब आप अपने लाइफ में एथिकल तरीके से अच्छा सिटीजन बनना चाहते हो, समझ में आ रहा है ना, एक कैपेबल पर्सन बनना चाहते हो, अच्छा अर्निंग्स करना चाहते हो, ये सब नॉर्मल सबका ऑब्जेक्टिव्स होता है। इसी तरह से जो ऑब्जेक्टिव्स कानून जो बनाया गया देश में, इसके पीछे इसका मकसद क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या उसका? नहीं बनाते फिर क्या जरूरत था इसका? लॉ के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वही पॉइंट्स में लिखाने जा रहा हूँ। एग्जाम्स में पूछता है जो मैं भी लिखा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 दे के लिखना रोमन का, टू एश्योर ASSURE, to assure the certain basic rights to the citizen, to assure the certain basic rights to the citizen। मुझे बेसिक राइट ऑफ सिटीजन कोई बताएगा बच्चे? बताओ, बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन तुम लोग बताओगे मुझे क्या होता है? हम लोगों के देश में ना पढ़ाने का सिस्टम ही बहुत ख़राब बना हुआ है। वो तुम लोग को ये ज़रूर पता होगा, वो बाबर अकबर ये सब तो पढ़ा ही होगा। हिस्ट्री पढ़ा है क्या तुम लोग? ये सब पढ़ा था? थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। जियोग्राफी भी पढ़ लिया होगा, कितने तरह का फॉरेस्ट होता है ये सब पढ़ लिया होगा। लेकिन सिटीजन हमारे कंट्री में उनका बेसिक राइट क्या, ये नहीं पढ़ रखा है। नहीं पढ़े हो ना? जैसे राइट टू स्पीच, ठीक है ना, हमें बोलने का अधिकार है, हम किसी भी मैटर के ऊपर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब राइट के बारे में, कल्चरल राइट्स हमारे हैं, हम अपने कल्चर को इंडिया में कहीं भी रह के क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक राइट जो है ना एक नॉर्मल इंसान का, रिलीजियस राइट, हम अपने रिलीजन को अपने अकॉर्डिंग हम चाहे जिस रिलीजन को चाहे फॉलो कर सकते हैं। ये सब अधिकार हमें कौन दिया? इक्वालिटी का अधिकार है, इक्वालिटी का राइट है, राइट टू इक्वालिटी। ये सभी जो बेसिक राइट है ना, इस बेसिक राइट को एश्योर करने के लिए लॉ बनाया गया है। ठीक है, नंबर 2 लिखना बच्चे।
नंबर 2 लिखना रोमन का, टू रेगुलेट बिजनेस ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, टू रेगुलेट बिजनेस ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, टू रेगुलेट बिजनेस ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट। नंबर 3 लिखना, टू इंश्योर पीस, PEACE, पीस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, टू इंश्योर पीस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। देश में आपस में लोग दंगा फसाद ना कर ले, इसके लिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है। नंबर 4 लिखना, टू रेगुलेट सोशल कस्टम्स, टू रेगुलेट सोशल, SOCIAL, सोशल कस्टम्स। कस्टम्स क्या होता है बच्चे? प्रथा। हम अपने सोशल कस्टम्स को फॉलो करते हैं ना, पुराने प्रथा को, मतलब एक होता है ना बहुत समय से ये चले आ रहा है, हम अपने अनुसार उसको फॉलो करते हैं, इसके लिए भी कानून बने हुए हैं। ऐसा नहीं हमें ऐसा करने से कोई रोक लगा देगा, नहीं लगा सकता है, ठीक है। कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, उसी में लिखना एंड प्रैक्टिसेस, एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। नंबर नेक्स्ट लिखना, टू रेगुलेट इंटरनेशनल रिलेशंस, टू रेगुलेट इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ हमारा रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए लॉ बनाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखना, टू प्रिवेंट क्राइम एंड टू पनिश ऑफेंडर्स, टू प्रिवेंट क्राइम एंड टू पनिश ऑफेंडर्स। ऑफेंडर्स किसको बोलते हैं? गुनाहगार को, ठीक है ना, जो गुनाह करता है, समझ गए? ऑफेंडर्स। तो जो ऑफेंडर्स है, गुनाह करने वाला पर्सन है, उसको पनिशमेंट देने के लिए, क्राइम्स को रोकने के लिए। अगर मान लो लॉ बनाए गए हैं तभी लोग डर से क्राइम नहीं करता है, ऐसे क्राइम करने वाले तो कर ही जाते हैं, लेकिन फिर भी कम क्राइम करते हैं। नहीं तो ऐसे अगर कोई रोकने वाला नहीं होता तो कोई भी क्राइम करता, हर समय लोग गुस्से में ही रहता, हंसी तो चेहरे पे होता ही नहीं, एकदम कभी भी हमारे साथ कोई पास में आ जाएगा तो काट देंगे उसको, ऐसा हालत हो जाता है। तो क्राइम को रोकने के लिए क्या बनाया गया है? लॉ बनाया गया है। आखिरी पॉइंट लिखना बच्चे, टू एस्टैब्लिश सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, टू एस्टैब्लिश सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। देखो बच्चे, हमारे कंट्री में ये 3 बॉडी है, ये 3 बॉडी है। लेजिस्लेटिव जो होता है, लेजिस्लेटिव मतलब ये लॉ मेकिंग करते हैं, इनका काम क्या है? कानून को बनाना, टू मेक लॉ। एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? जो इस कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब कंट्री में लागू करते हैं, अप्लाई करवाते हैं देश में। और जुडिशियल कौन है? कोर्ट, जो इसको क्या करता है? इंटरप्रेट लॉ, जो इस लॉ को कंट्री के लोगों को समझाता है। जब आप सीए इंटरमीडिएट में आएंगे तो आपका एक चैप्टर है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, समझ में आ रहा है ना? मतलब जो कानून बनाया जाता है हमारे देश में, वह कानून नॉर्मल इंसान को कैसे समझ में आएगा? जुडिशियल यानी कि कोर्ट इसको समझाने की कोशिश करेगा। लॉ में कुछ ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे मतलब होते हैं, कुछ लाइन का ये मीनिंग होता है, जो लोग नहीं समझते हैं, उसको मिसगाइड हो जाते हैं। तो फिर कोर्ट इसको क्या करेगा? इंटरप्रेट करके सबको बताएगा कि ये क्या मैटर है, समझ में आ रहा है ना? और ये जजमेंट पास करेगा। कोई मैटर्स अगर कोर्ट के पास जाएगा लॉ से रिलेटेड, तो उसके ऊपर जजमेंट मतलब न्याय कौन देगा? कोर्ट देगा। तो इसके 3 पार्ट हैं। सिर्फ कानून बन जाने से नहीं हो जाएगा, कानून को क्या करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। हमने बहुत सारा रूटीन बना लिया, आज से 10 घंटे की पढ़ाई करेंगे, चीर फाड़ देंगे पढ़ के एकदम, लेकिन इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे, हम लोग बैठ ही नहीं रहे पढ़ने के लिए, समझ में आ रहा है ना? तो क्या हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो रिजल्ट आएगा क्या? आंसर इज नो। हमें रूटीन बनाना भी है,
इम्प्लीमेंट भी करना है, और फिर इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये भी देखना है कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन में तो कोई इश्यूज नहीं आ रहा है, तो उसको भी हमें टाइम टू टाइम इम्प्रूव करना है। सिमिलरली कंट्री में पार्लियामेंट जो होता है, यानी लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट, ये दोनों लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, मतलब ऑथोरिटीज जो है, जो डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं या रेगुलेटरी बॉडी बनाए गए हैं, ये लोग उसको एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं, और जो जुडिशियरी है उस लॉ को इंटरप्रेट करता है, मतलब पब्लिक को समझाता है और उसके ऊपर जस्टिस देने का काम करता है। कौन? जुडिशियल मतलब कोर्ट। समझ में आ रहा ना? ये इनका काम है। अब बच्चे, बॉडीज ऑफ लॉ, देखो इनका काम क्या क्या है, यहां पर सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेजिस्लेटिव का काम क्या है? लॉ को बनाना। ये कौन कौन है? हाउस ऑफ पार्लियामेंट इसमें है, स्टेट लेजिस्लेचर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जो रूल्स बनाता है, सेंट्रल रूल्स बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट रूल्स बनाता है, प्रेसिडेंट सेंट्रल ऑर्डिनेंस पास करता है, गवर्नर स्टेट ऑर्डिनेंस पास करता है। ये सब पढ़ के आए हो ना आज ही के क्लास में तुम लोग। और रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेशंस बनाता है और बाई लॉ बनाता है। रेगुलेशंस, जिस मैटर के लिए वो रेगुलेटरी बॉडी बना है उस मैटर्स को चलाने के लिए रेगुलेशंस बनाता है, और अपने इंटरनल मैटर को सॉल्व करने के लिए, इंटरनल कैसे वर्क करेंगे उसके लिए बाई लॉ बनाता है ना। तो ये लेजिस्लेटिव का काम होता है। एग्जीक्यूटिव्स क्या करता है? इस लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम करता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स क्या करता है? इंडिया में कंपनीज एक्ट जो है उसको पूरे भारत की जितनी कंपनियां, उनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई हो गए रहेगा। समझ में आ रहा है ना? नहीं मानने पे उनको बिजनेस करने से क्या कर दिया जाएगा? बैन कर दिया जाएगा। क्लियर है? मानना ही पड़ेगा आपको। और जुडिशियल क्या करता है? जैसे कोर्ट्स हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, ये सभी लोगों का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना, समझाना और जजमेंट पास करना। क्लियर है बच्चे? ओके। इसके बाद हम लोग आते हैं, इंडिया में लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है? इंडिया में लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है? देखो बच्चे, सबसे पहले कॉपी निकाल लो, मैं एक फ्लो चार्ट इसका कॉपी पे आपके बनवा देता हूं। समझ में आ रहा ना? मैं एक फ्लो चार्ट आपके कॉपी पे बनवा देता हूं इसके लिए। क्लियर है? हेडिंग दे देना बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ formation of law and its classification। सबसे पहले बच्चे क्या होता है? A law is proposed in parliament। पार्लियामेंट लॉ को पहले कोई अगर कानून बनाना होता है गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वह पार्लियामेंट में उसको पहले प्रपोज करता है, मतलब ला के रखता है अपोजिशन के सामने, सबको बताता है कि हम ये कानून बनाने जा रहे हैं इस मैटर के ऊपर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो प्रपोज्ड लॉ होता है, मतलब अभी ये लॉ बना नहीं है, इसके ऊपर लॉ बनाया जा रहा है, तब उसको हम लोग एक्ट नहीं बोलते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रपोज्ड लॉ विच इज प्रपोज्ड बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, उसको क्या बोलते हैं? बिल। ठीक है ना? तुम लोग देखना, न्यूज में कोई नया कानून बनने वाला होता है तो ऐसे न्यूज वाले बोलते हैं कि आज एक नया बिल पेश होने वाला है पार्लियामेंट में। बिल पेश होने वाला, इसका मतलब क्या हुआ? बिल पेश होने वाला पार्लियामेंट में, इसका मतलब क्या हुआ? कि एक नया बिल हम लोग लेकर के आ रहे हैं, एक नया लॉ प्रपोज करने वाले हैं देश के सामने। ठीक है? पार्लियामेंट में एक नया लॉ प्रपोज करने वाले हैं देश के सामने। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है? इसके बाद वाला स्टेप लिखना है यहां पर। इसके बाद होता है द बिल पासेस इन both house of parliament।
पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउस में पार्लियामेंट के दोनों हाउस में इसको बिल को पेश किया जाता है। दोनों हाउस कौन कौन होता है? लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है? इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है? इसके बाद एवरी पास्ड बिल, जो बिल पास हो जाता है, सेल ऑब्टेन द एसेंट ऑफ, एसेंट मतलब होता है मंजूरी। क्या होता है? मंजूरी मतलब सहमति। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में बिल जब पास हो जाता है, एक हाउस में पास होने से काम हो जाएगा क्या? नहीं, दोनों हाउसेस में पास होना पड़ेगा। दोनों हाउस में पास होने के बाद फिर उसको प्रेसिडेंट के पास, इंडिया के राष्ट्रपति के पास उसको भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसको देखता है, सब कुछ ठीक है, इंडिया के नागरिक लोगों के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तब उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा। अगर उनको लगेगा कि नहीं ये अभी भी ठीक ठाक नहीं है, तो वापस कर देगा कि फिर से ये चीज़ बदल के फिर से पास करा के लाओ दोनों हाउस में। ठीक है। और एक बार फिर इसके बाद क्या होता है? द बिल वंस नोटिफाइड, वंस नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट। गैजेट्स का मतलब क्या होता है बच्चे? गैजेट, भारत का राजपत्र। समझ में आ रहा है ना? भारत का राजपत्र। देखोगे कैसा होता है भारत का राजपत्र, कैसा होता है? दिखाता हूं तुम लोग को। ई गैजेट देखो, गैजेट्स ऑफ इंडिया दिख रहा है। ये भी डायरेक्टर ऑफ द, ये हाउसिंग ऑफ द अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। इसमें कोई भी जाकर के कोई भी एक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना? किसी भी मैटर्स का। गैजेट्स ऑफ इंडिया, मैं तुम लोगों को उसका फोटो दिखाता हूँ। ई गैजेट्स ये है। ये वहीं आएगा। अभी नया नया जो एक्ट आया है उसका दिखाता हूँ। पूरा एक्ट ही इसमें है। लिख रहा है, यही होता है गैजेट्स ऑफ इंडिया। ये तो ई फॉर्म में निकल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में निकल रहा है, लेकिन इसका हार्ड कॉपी भी अवेलेबल रहता है, जो डाउनलोडेबल होता है। कोई भी डाउनलोड कर सकता है उसको पढ़ भी सकते हो आप निकाल के। ठीक है। हाँ हाँ, PDF फॉर्म में रहता है एज अ गैजेट्स। और फिर ये जैसे पब्लिश हो जाता है तो वह क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है।
क्या बन जाता है? एक्ट। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, समझ गए? कोई भी कानून को बनने के लिए इंडिया में क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है। समझे हो बात को? अब ये हमारे नोट्स में यहीं लिख के दिया हुआ है, लॉ मेकिंग प्रोसेस कैसा है। इसको पूरा यहां पे समझोगे। लॉ मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ अ लेजिस्लेटिव। लॉ मेकिंग प्रोसेस किसका हिस्से में आता है? लेजिस्लेटिव। और लॉ को अप्लाई कौन, एप्लीकेबल कौन कराता है देश में? एग्जीक्यूटिव। और उसको इंटरप्रेट कौन करता है? जुडिशियरी। अभी पढ़ाया हूं ना थोड़ी देर पहले। सो लॉ मेकिंग इज द प्रोसेस बाय द लेजिस्लेटिव proposal brought before a law making body. Law making body मतलब parliament in India and is then translated into the law of the land. मतलब देश का कानून। law of the land मतलब देश का कानून उसको बनाया जाता है। law is the effective part of government policy. गवर्नमेंट का पॉलिसी का सबसे इफेक्टिव हिस्सा होता है लॉ बनाना। गवर्नमेंट बनता ही है किस लिए? लॉ बनाने के लिए। मतलब जितने सारे आपने देखा होगा पहले के कानून थे, सबको अभी के रिसेंट गवर्नमेंट ने सब पुराने कानून को क्या करता गया? बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया। इट डिपेंड्स ऑन द सोसाइटीज टू डिसाइड विच इशू शुड बी इनेक्टेड। ये सोसाइटी डिसाइड करता है कि कौन से मैटर के ऊपर कानून बनाए जाने चाहिए। ये कौन डिसाइड करता है? सोसाइटी। मतलब जो अभी के सोसाइटी की नीड होती है, जरूरत होती है कि इन मैटर्स के ऊपर एक देश में अच्छा कानून होना चाहिए, तो ये कौन बनाता है? इसके ऊपर लॉ गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है। पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व्स अ वेल प्लान्ड पैटर्न और कोर्स ऑफ एक्टिविटी। देखो इंडिया एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब क्या क्या होता है बच्चे? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? मतलब लोकतंत्र है, जहां पर जनता का शासन है, हमारा शासन है। हम वहां पे जो बैठा है ना, राजा, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, उसे हम लोग बनाते हैं, अपने आप जाके नहीं बैठा हुआ है। हैविंग द क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? गवर्नमेंट यहां पर दो अलग अलग लेवल पर होता है, डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट गवर्नमेंट। इसको अपने लॉ के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? जिसको मैंने डुअल गवर्नमेंट वर्ड बोला था, इसको क्या बोलते हैं? क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर of government. Laws are made separately at different level by the union government for the whole country and by the state government for the respective state. अगर राजस्थान गवर्नमेंट कोई अगर एक्ट बना रहा है, कोई अगर लॉ बना रहा है, तो वह सिर्फ स्टेट ऑफ राजस्थान के लिए बनाता होगा ना वेस्ट बंगाल के लिए बनाता होगा? स्टेट ऑफ राजस्थान के लिए बनाता होगा। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट जब लॉ बनाएगा तो किसके लिए बनाएगा? लॉ ऑफ लैंड, पूरे देश का कानून होगा वह। ठीक है। देखो सेंट्रल लेवल पे क्या होता है? होल सेंट्रल लेवल पे जो लॉ बनाए जाते हैं पूरे कंट्री के लिए होता है। स्टेट लेवल का लॉ जो होता है रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए होता है। इसका लॉ, सेंट्रल लॉ को लॉ मेकिंग बॉडी कौन होता है? इंडियन पार्लियामेंट होता है, जिसमें लोकसभा होता है, जिसको हम लोग हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है। मतलब वहां पे जो पार्लियामेंट मेंबर है, पार्लियामेंट बैठे हैं, उनको हम लोगों ने वोट देके भेजा है। और राज्यसभा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मतलब वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, राज्यसभा के जो एमपी होते हैं, उनको हम लोग वोटिंग नहीं करते हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो एमएलए लोग होते हैं, वो उनको वोटिंग करते हैं। मतलब हमारे राज्य का जो एमएलए है वो उनको राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए उनको वोटिंग करता है। ठीक है। इसलिए इनको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। और स्टेट लेजिस्लेचर में भी 2 हाउसेस होते हैं, लेकिन इंडिया के सारे स्टेट में 2 हाउसेस नहीं है। जैसे वेस्ट बंगाल में 2 हाउस नहीं है, वेस्ट बंगाल में सिर्फ एक ही हाउस है। कौन सा? विधानसभा, जिसको हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर 2-2 हाउसेस है। समझ में आ रहा है ना? वहां पर विधानसभा भी है और वहां पर विधान परिषद भी है। जैसे अपना बगल में राज्य है बिहार, वहां पर ये दोनों ही हैं, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है।
क्लियर है? अच्छा, अच्छा मेरे बच्चों, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जिस स्टेट में दोनों हाउस होता है वैसे स्टेट को बाइकैमरल लेजिस्लेचर बोला जाता है। वैसे स्टेट को क्या बोला जाता है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर। मतलब वैसे राज्य में अगर कानून बनाना है राज्य के लिए ना, वो भी बहुत टफ होता है, क्योंकि वहाँ पर दो हाउस है, दोनों हाउस में वहाँ का बिल को पास कराना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए। लेकिन अपना वेस्ट बंगाल है, ये क्या है? यूनिकैमरल है। यहाँ पर सिर्फ क्या है? यहाँ पे विधानसभा है ओनली। द प्रोपोज्ड बिल शुड बी पास्ड एटलीस्ट इन द विधानसभा, इट इज नॉट मैंडेटरी टू द विधान परिषद। विधान परिषद में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैंडेटरी इसको रखा जाता है, वहाँ पर भी पास कराया जाता है। इफ अ स्टेट हैज ओनली विधानसभा इट इज कॉल्ड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। वेस्ट बंगाल इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। समझ में आ रहा है ना? इसी वजह से यहाँ पर दो हाउसेस नहीं है। प्रॉब्लम यह है ना कि यहाँ पर जो भी स्टेट गवर्नमेंट में रहता है उसका हमेशा ऑपोजिशन वाला ही सेंट्रल गवर्नमेंट में रहता है। लो, तो इसीलिए कभी हो नहीं पाता है, यहाँ पर दोनों हाउस नहीं बन पाता है, हमेशा लड़ाई चलते रहता है। ठीक है? और यहाँ पर अगर कोई लॉ बनाना है तो सिर्फ विधानसभा में बन जाएगा, काम हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी लॉ बनाना होता है तो बहुत आसान होता है, तुरंत एकदम। जिसका पार्टी का गवर्नमेंट है वह क्या करता है, उसका ज़्यादा मेंबर रहता है, वह जब चाहे तब लॉ बना देता है स्टेट के लिए। ठीक है? अब देखो बच्चे, ये प्री लेजिस्लेटिव फेज क्या होता है? प्री लेजिस्लेटिव फेज मतलब यहाँ पर पहले बिल को ड्राफ्ट किया जाता है। दिस फेज कंप्राइजेज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड फॉर द न्यू लॉ और एन अमेंडमेंट टू एन एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन। नए लॉ की ज़रूरत है। ये जो प्री लेजिस्लेटिव फेज होता है ना, इसमें जो लॉ मेकिंग बॉडी है ये सोचते हैं कि क्या यह कानून अभी देश के लिए बनाना जरूरी है, या जो पुराना जो लॉ है उसको अमेंड करना जरूरी है। फिर उसके लिए लॉ को ड्राफ्ट किया जाता है। लॉ मतलब लिख करके पूरा तैयार किया जाता है उसको। इनपुट उसमें पब्लिक से मांगे जाते हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से उसमें कमेंट मांगे जाते हैं। मतलब आप भी अपना अपना सजेशंस रखो, ओपिनियन रखो, सबके ओपिनियन लिए जाते हैं। पब्लिक के में इसको रिवील किया जाता है बिफोर द पार्लियामेंट की पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में लाने से पहले इसको पब्लिक में भेजा जाता है कि इसमें पब्लिक क्या अपना ओपिनियन देना चाहती है। रिवीजन ऑफ द ड्राफ्ट बिल टू इनकॉर्पोरेट सच इनपुट एंड गेटिंग द सेम वेटेड बाय द लॉ मिनिस्ट्री। ये कौन करता है? ये सब कुछ लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में होता है। और फिर इसको कैबिनेट के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। ये प्री लेजिस्लेटिव फेज होता है। कैबिनेट मिनिस्ट्री का मतलब क्या होता है? जो मेन मिनिस्टर है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये जो कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं उनके पास इसको अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। फिर इसके बाद लेजिस्लेटिव फेज आता है। जब कैबिनेट अप्रूव कर देता है तब इसको पार्लियामेंट में ला करके इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है? यही सिस्टम है, मतलब पहले से यही सिस्टम चले आ रहा है। तब इसको ला करके कैबिनेट अप्रूव कर देगा, मतलब समझो प्राइम मिनिस्टर के तरफ से पहले से अप्रूव्ड है। कोई भी मिनिस्ट्री को अपना अगर कानून लाना होगा तो सबसे पहले उसको प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल कराना होगा, यानी कैबिनेट के जो मेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ क्या करना होगा? अप्रूवल कराना होगा। वहाँ से अप्रूवल होगा तभी पार्लियामेंट में ला करके वह मिनिस्टर ये बिल को पढ़ता है। समझ में आ रहा है ना? तुम लोग कभी कभी बैठ के वो सांसद टीवी बोल के एक चैनल आता है उसको देखा करो, समझ में आ जाएगा सारा चीज़। फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन होता है ऑफ द बिल का। फिर इसके बाद से ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल द मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, जो इस डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री का होता है वह डिपार्टमेंट का मिनिस्टर पढ़ता है उसको, मे सेंड नोटिस डिमॉन्स्ट्रेटिंग द इंटेंशन दैट द बिल मे बी मूव्ड, कंसिडर्ड एंड पास्ड टू बी रेफर्ड टू द सेलेक्ट कमिटी ऑफ द हाउस के पास भेजा जाता है। ज्वाइंट कमिटी होता है दोनों हाउस का, दोनों हाउस मतलब राज्यसभा और लोकसभा का, इनके पास जाता है। ये पूरा सिस्टम है, ये आपको लिखने नहीं आएगा लेकिन ये सिस्टम पूरा फॉलो किया जाता है। आफ्टर द बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड द प्रेसिडेंट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कंसर्न्ड हाउस, मतलब स्पीकर ऑफ द लोकसभा और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है। चेयरमैन राज्यसभा का जो होता है वह इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है, और लोकसभा का स्पीकर कैन रेफर द बिल टू द कंसर्न स्टैंडिंग कमेटी फॉर एग्जामिनेशन। फिर पार्लियामेंट का जो स्टैंडिंग कमेटी होता है उसके पास वह उसको एग्जामिन करने के लिए भेज देता है, जिसमें अपोजिशन के भी लोग होते हैं और रूलिंग पार्टी के भी लोग होते हैं। दोनों लोग मिल करके इसको कि इसके ऊपर अपना ओपिनियन रखते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। फिर स्टैंडिंग कमेटी इसको भेजता है।
इफ द बिल इज रेफर्ड टू ए स्टैंडिंग कमिटी के पास अगर कोई बिल जाता है, द कमिटी शैल कंसिडर द जनरल प्रिंसिपल्स एंड क्लॉजेज ऑफ द बिल रेफर्ड टू देम एंड मेक अ रिपोर्ट देयर ऑन। फिर ये कमिटी रिपोर्ट बनाती है और फिर किसके पास भेजती है रिपोर्ट बना करके? स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के पास। द हाउस वोट्स ऑन द बिल, हाउस उसके ऊपर वोटिंग करता है। हाउस वोटिंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे मेंबर्स होते हैं ना, मेंबर्स मतलब अगर एमपी लोग होते हैं अगर लोकसभा में, तो ये लोग उसके ऊपर वोटिंग करते हैं फेवर में या अगेंस्ट में, विथ अमेंडमेंट्स इफ एनी। इफ द बिल इज पास्ड इन वन हाउस देन इट इज सेंट टू द अदर हाउस फॉर इट्स अप्रूवल एंड पासिंग। और फिर उसको दूसरे हाउस में, एक हाउस में पास होने के बाद दूसरे हाउस में उसको भेज दिया जाता है। और पोस्ट लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है? लॉ आने के बाद, वंस द बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउस, a copy of the bill is sent to the legislative department of the ministry of law and justice for scrutiny। लॉ मिनिस्ट्री के पास उसकी जांच पड़ताल करने के लिए भेज दी जाती है। आफ्टर स्क्रूटनी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इट इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर एसेंट। फिर इंडिया के प्रेसिडेंट के पास उसको मंजूरी देने के लिए भेजा जाता है। इसके बाद प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू सीक इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन। प्रेसिडेंट को अगर लगेगा कि इस लॉ को अभी बनाने की क्या ज़रूरत थी, तो वह उस पार्टिकुलर मिनिस्ट्री से उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी मांग सकता है, पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन मांग सकता है कि ये कानून क्यों बनाया जा रहा है, इसकी ज़रूरत क्या है। प्रेसिडेंट को जैसा नीड होगा वैसा करेगा, ऐसा नहीं कि गया और आंख बंद करके साइन कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है कि हाँ बिल्कुल, उसको अगर लगेगा कि इसकी अभी ज़रूरत क्या थी, इसमें ये चीज़ गलत दिया हुआ, ये नहीं होना चाहिए, तो वो अपने हिसाब से चेंज करा सकता है प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट हैज़ राइट टू सीक इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन अबाउट द बिल एंड मे ऑल्सो रिटर्न इट टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। अगर प्रेसिडेंट को लगेगा कि ये बिल में ऐसा मैटर नहीं होना चाहिए, तो उसको रिकंसिडर करने के लिए फिर से पार्लियामेंट में भेज देगा कि इसको हटा के चाहे इसको बदल के दोबारा से पास करा करके ले आओ। ठीक है। एंड आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव एसेंट, जब प्रेसिडेंट अपनी सहमति दे देता है, अपनी मंजूरी दे देता है, द बिल इज नोटिफाइड एज एन एक्ट इन द ऑफिशियल गैजेट्स। ओके, तब ये एक्ट बन जाता है। इसके बाद बच्चे अभी और भी चीज़ें हैं बहुत सारा, तुम लोग बस इतना लास्ट एक चीज़ लिख लो। ये सब तो वर्ड हैं जो लॉ में कुछ मैक्सिम्स हैं, लैटिन मैक्सिम्स है जो यूज़ किए जाएंगे आगे चैप्टर्स में। ये मैंने लिख के रखा, आपको इसका मीनिंग भी दिया जाएगा, सारा मीनिंग हमने लिख के दिया है, मैट में रहेगा आपके। एब इनिशियो का मतलब क्या होता है? वर्ड फ्रॉम बिगिनिंग। ये सारे वर्ड आपको पढ़ते पढ़ते मिलेंगे, ठीक है ना। देख रहे हो कैसे कैसे वर्ड है, दिख रहा है ना। ये सारे लॉ के लैटिन वर्ड हैं, इनका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सब आपको मिलेगा चैप्टर्स को पढ़ने के दौरान, इसलिए पहले से लिख के मैं रखा हूँ कि धीरे 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 पढ़ते पढ़ते ये हम लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, अभी बच्चे कॉपी निकाल लो फटाफट, एक चीज़ और लिखना है उसके ऊपर तुम लोगों को जा करके जल्दी से। टाइप्स ऑफ लॉ। लॉ के कितने टाइप हैं? ए नंबर में लिख देना क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ। बी में लिख देना सिविल लॉ। सी नंबर में लिख देना कॉमन लॉ। डी में लिख देना प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इतने तरह के लॉ होते हैं हमारे देश में। क्राइम्स के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिमिनल लॉ। सिविल मैटर्स, जैसे कोई आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे रहा है, तो ये कौन सा मैटर बोला जाएगा? आपने किसी से कोई प्रॉपर्टी परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट किया और सामने वाले ने बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को आपसे पैसा लेने के बाद, आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया,
बोला अब मैं ये ज़मीन आपको नहीं बेचूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपका इमोशंस, आपका टाइम, आपका मनी सब लगा हुआ है। आप उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लोगे ना, उसे प्यार से जाने दोगे, लेकिन क्या वह क्राइम है? नो, वह सिविल मैटर है। कैसा है? सिविल मैटर है, सिविल केसेस में आएगा, ठीक है। फिर है कॉमन लॉ, जो पूरे देश के लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है, केस लॉ, ठीक है ना। तो ये सब भी मैं थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को बताऊंगा इसका मैटर क्या होता है, ठीक है। अभी तुम लोग फिलहाल सिर्फ लिख लो क्रिमिनल लॉ, और फिर उसके बाद छुट्टी हो जाएगा तुम लोग का। क्रिमिनल लॉ बस लिख लो एक बार, क्रिमिनल लॉ हेडिंग दे करके और कोलोन दे के लिख देना, क्रिमिनल लॉ लिखना। क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न्ड विथ, क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न्ड विथ laws, with laws pertaining to PERTAINING, pertaining to violation of the rules, violation of the rules, violation of the rules or public wrongs, or public wrongs and punishment of the same। उसका पनिशमेंट भी इसमें लिखा हुआ रहता है। मतलब क्या क्या ऐसा एक्टिविटी है जिसको पब्लिक रॉन्ग बोला जाता है, समझ में आ रहा है ना, जिसको वायोलेशन करना बोला जाता है, जिसको गलत रॉन्ग बोला जाता है, और ऐसा करने से आपको पनिशमेंट भी इसी कानून के अंदर लिखा हुआ है कि क्या करोगे तो क्या पनिशमेंट होगा। इसके एग्जाम्पल्स लिख लो बच्चे, मतलब क्रिमिनल क्राइम्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, इसमें कौन कौन से ऑफेंस को क्रिमिनल लॉ हैंडल करता है। ऑफेंस मतलब गुनाह, ठीक है, लिख देना बच्चे। मर्डर, मर्डर, रेप, थेफ्ट, थेफ्ट, फ्रॉड, फ्रॉड, चीटिंग एंड असॉल्ट, ASSAULT। असॉल्ट मतलब किसी को मारने पीटने के लिए उसके ऊपर शारीरिक हमला कर देना एकदम, असॉल्ट। ये सब क्राइम्स होते हैं। आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस, लिख दो, आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस, आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस। समझ गए? ये सब क्रिमिनल ऑफेंस बोले जाते हैं। सिविल ऑफेंस से फिर मैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों के साथ डील करूंगा। क्लियर है? आज इतना तक ही रहने दो, और नेक्स्ट वीक में जब आपका क्लास फिर से बिगिन होंगे तब तक स्टडी मटेरियल्स भी मैं आप लोगों को हैंड ओवर कर दूंगा, सारे बच्चे लोगों को। और अभी हम लोग बेसिक्स ऑफ लॉ में और भी एक क्लास करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में चले जाएंगे, जो अपने एग्जाम्स में कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स का आएगा, 5 to 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर बड़े चैप्टर में जाएंगे। थैंक यू बच्चों।